शांति निकेतन इंटर कॉलेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कौशल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के लिए तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। इससे पहले 2 पाठ हमने आपको पढ़ा चुका हूं, रासायनिक समीकरण एवं उसके प्रकार, जो कि पहला पाठ था। दूसरा पाठ आपका अम्ल, क्षार एवं लवण था, उसको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये भी जो चैप्टर है वह 2-3 लेक्चर में, अधिक से अधिक 3 लेक्चर लगेगा, उसमें ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप कक्षा 9-10 में तत्व के बारे में सुने होंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं मिलता है तो हम एकदम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। क्या होता है धातु? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है धातु क्या होता है। ठीक है, देखिए धातु का मतलब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के काम करेंगे तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में आपको नहीं पढ़ना है या सिलेबस से हट चुका है। तो बस धातुओं के बारे में एक सामान्य जानकारी ही आपके लिए पर्याप्त है। जैसे आप एक लोहा को ले लीजिए। अब लोहा क्या है? एक धातु है। लोहा को हम कह रहे हैं धातु है। अब इसके बारे में आप क्या क्या आप जानते हो वह सब आप सोच लीजिए। क्या होता है भाई? जो लोहा होता है वह कठोर होता है। ठीक है, उसमें विद्युत और उष्मा का चालन हो सकता है, यानी कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। आप जैसे लोहा लिए हैं, एक छोर पे करंट लगे या दूसरे हाथ मतलब टच मत करिएगा, फिर भी क्या होगा कि अगर बल्ब लगा दिए तो जल सकता है, मतलब विद्युत का सुचालक है और उष्मा का भी सुचालक है। तो उसी तरह से आपको बताना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले करके आप काम करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो लोहा में आप जान लें कि ये कठोर होता है। ठीक है, इसमें उष्मा और विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत और उष्मा का सुचालक हो गया। और क्या होगा? और इसमें तन्यता पाई जाएगी, यानी इसको गर्म करेंगे, गर्म करके खींचेंगे तो ये बढ़ सकता है, यानी एक तरह से तार बन सकता है। अगला है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीटने पर वह पतली चादर बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। तो लोहा को यदि आप गर्म करके पीटेंगे तो वह चपटा हो जाएगा। तो उसी तरह धातु का हो जाएगा। इसके बाद आता है कठोरता, यानी कि लोहा जो है बहुत कठोर है, वह जल्दी टूटेगा नहीं। तो यही सारी चीज़ें आप धातु में बता सकते हो। क्या कह सकते हो? धातु जो होता है कठोर होता है, सिंपल भाषा में। धातु जो होता है आघातवर्धनीय होता है, मतलब इसको पीटने पे चपटे परत के जैसा बन जाता है, चादर जैसा। ठीक है, ये इसमें तन्यता पाई जाती है, मतलब कि इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। ये सारी धातु के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत कठोर होता है, यह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ऐसे करके आप जान सकते हैं। रासायनिक गुण में थोड़ा सा हम एक बता देते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, पर यह सिलेबस में आपके है नहीं। धातु आप जान गए क्या होता है। एक चीज़ और इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, आप जान लीजिए उसको, कि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है उसे हम धातु कहते हैं। सबसे बेस्ट इसका ये चीज़ें। बाकी तो ये इसका भौतिक गुण हो गया, जो चीज़ें हमने बताया, कठोर होते हैं, तन्यता पाई जाती है, सुचालक होते हैं, ये सब इसके भौतिक गुण हो गए, सामान्य गुण हो गए। लेकिन इसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो धातु हम किसे कहेंगे? वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? धातु। जैसे सोडियम का आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। जब यह सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन यह त्यागेगा बाहर, तो उसके ऊपर धन आयन आ जाएगा। तो यानी ये सोडियम भी क्या हो गया? धातु हो गया। अब बात थोड़ा सा दिमाग में आ रही होगी आपके कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा क्यों। तो आपको बता दें, कोई भी परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अष्टक का मतलब अपने वाय कोश को भरने के लिए या वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। तब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब इसके वाय कोश में 8 आ जाएगा, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। उसी तरह हमारा मैग्नीशियम है Mg 12, 2, 8, 2। अब ये क्या करेगा? मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Mg2+, 2 और 8। तो ये हमारा सोडियम भी धातु हो गया, मैग्नीशियम भी धातु हो गया। ऐसे ही एक पोटेशियम देखिए, पोटेशियम का होता है 19, 2, 8, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार कक्षा 9 में पढ़े होंगे।
तो अब ये क्या करेगा, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसके ऊपर K+ आ जाएगा। तो यानी यह भी क्या हो गया, धातु हो गया। मतलब वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी आ जाएगा, लोहा, सोना, चांदी और जो चीज़ें आप जान सकते हो उसको, ठीक है। सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सारी चीज़ें आपके धातु की कैटेगरी में आ जाएंगे, नहीं धातु। दूसरा हम बात कर लेते हैं अधातु। अधातु में थोड़ा सा इससे अलग कर दीजिए। जो आप धातु में पढ़े थे कि धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं, ठीक। दूसरा चीज़, धातुओं को पीटने पर यह चादर बन जाता है, यानी फैल जाता है, तो ऐसा कुछ अधातुओं में नहीं होता। इसको पीटने पर यह भंगुरता इसमें आती। भंगुरता का मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि धातु जो होते हैं ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और अधातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, अधातु में। और इसका जैसे धातु के बारे में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताया था, उस तरह से अधातु हम किसे कहेंगे, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वायु कोश में 2 और 6 यानी कि 6 होता है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो माइनस इसके ऊपर आ जाएगा 2 और 8। तो यानी कि जो परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। वैसे ही सल्फ़र भी हो जाएगा आपका, सल्फ़र का 16 होता है, 2, 8, 6। अब ये भी क्या करेगा, सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2, 8 और 8 बन जाएगा, तो ये भी ऋण आयन बना दिया। इसका मतलब सल्फ़र भी क्या है, अधातु है। आगे देख लेते हैं क्लोरीन थोड़ा। क्लोरीन Cl17 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसमें 8 होगा, तो Cl पे क्या हो जाएगा, -1 यानी कि हो जाएगा 2, 8 और 8। तो ये क्लोरीन भी क्या हो गया, अधातु हो गया। धातु क्या होंगे, जो धन आयन बनाएंगे उसे धातु कहेंगे, जो ऋण आयन बनाएगा उसे अधातु कहेंगे। और इसके बारे में अन्य जानकारी जैसे कि ये कठोर नहीं होते हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति यानी धातुओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस रूपों में यह पाया जाता है। तो जो धातु होते हैं वो प्रकृति में 2 रूपों में पाए जाते हैं। नंबर 1, मुक्त अवस्था में। धातु जो होते हैं 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था, एक होता है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कौन पाए जाएंगे, जो कम क्रियाशील होंगे, यानी किसी के साथ मिलेंगे नहीं, जैसे निष्क्रिय आदमी रहता था, अकेले बैठा रहता है, किसी से कोई बोलना ना, मिलना ना जुलना, कम क्रियाशील है, एकदम क्या बोलते हैं उसे, आलसी, तो अकेला रहेगा। तो उसी तरह समझना है, यह मुक्त अवस्था में कौन सा रहेंगे, धातु जो बहुत कम क्रियाशील होंगे, वह किसी से क्रिया ही नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम वह सब आ जाएंगे कैटेगरी किसमें, मुक्त अवस्था में। जैसे आपका मुक्त अवस्था में आता है सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, कॉपर भी आ जाएगा, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब वे तत्व या वे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं उन्हें वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे। दूसरा है संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में कौन से पाए जाएंगे, वे धातु जो अधिक क्रियाशील होते हैं वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, ये आपस में क्रिया करके किसी दूसरे तत्व से संयुक्त रूप में रहते हैं, अकेले फ्री अवस्था में नहीं रहते हैं।
कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों अवस्था में रहते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। जैसे में कापर हो गया, कापर, आयरन, सिल्वर, ये सब दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि मुक्त अवस्था में भी पाए जाएंगे और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाएंगे। इसके बाद एक है थोड़ा सा कुछ हमारे पृथ्वी पर कुछ धातु हैं या धातु हैं, उनका एक क्रम है कि कौन सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन कम पाए जाते हैं। तो इसका एक सीरीज है। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन सबसे अधिक, फिर इसके बाद सिलिकॉन उससे कम आता है, पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम, फिर इसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, हम ये पृथ्वी पर जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम और सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, शब्द सुनिएगा, तत्व पाया जाता है, तो कहोगे ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कह दें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है, तो कहोगे धातु क्या है, एल्युमिनियम। ये दोनों नहीं है। ऑक्सीजन आप जानते हो धातु है, सिलिकॉन जो है आगे हम बता देंगे उपधातु में आता है, तो उपधातु है। एल्युमिनियम जो है वह धातु है, तो यह सबसे अधिक पाया जाएगा। अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, धातु पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम। सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यह एक तरह से सीरीज है कि सबसे अधिक, यानी बड़ा मुंह का मतलब ज़्यादा, यानी ये इधर देख रहे हैं ना, बड़ा मुंह है मतलब ये सबसे अधिक, उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम। यह सीरीज है भूपर्पटी पर धातुओं और अधातुओं के पाए जाने की। ठीक है, इसके बाद संयुक्त, थोड़ा सा हम एक चीज़ और बता दें कि संयुक्त अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं वह खनिज और अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे धरती में या धरती पर जो धातु पाए जाते हैं वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो वह कुछ खनिजों और अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, यानी खनिजों के साथ मिल करके। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं खनिज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनरल। खनिज क्या होता है, धातु जिस रूप में धरती से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। इसके बाद आता है अयस्क। देखो, अयस्क और खनिज लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर आपको रखना है इसमें कि जो अयस्क होता है, हम उसी खनिज को अयस्क कहेंगे जिनसे धातुओं को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, उसी को हम बोलते हैं अयस्क। ठीक, तो अब इससे क्या हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई, कि हम उन्हीं खनिजों को अयस्क कहेंगे जिनसे धातु को निकालना आसान होगा, अगर मुश्किल होगा तो हम उसे अयस्क कहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो खनिज आप समझ गए। खनिज क्या होता है कि धातु पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक, और अयस्क उन्हें कहेंगे जिन खनिजों से धातुओं को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कापर पायराइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जहाँ से खनिज प्राप्त किए जाते हैं उसे हम खान कहते हैं। ये भी जान लीजिए कि जहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं उसे हम खान कहते हैं। अब इसके बाद हम जान लें अयस्कों के प्रकार। अयस्कों के प्रकार, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर होगा प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क, प्राकृतिक अयस्क क्या होता है, जो प्रकृति में पाया जाता है उसे हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड हो गया।
प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, उसे हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। इसके बाद अगला है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड का मतलब यहाँ देखिए नाम से ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, जैसे देखो Na2O को क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड। तो ऐसा खनिज जिनमें ऑक्साइड पाया जाता हो यानी ऑक्सीजन पाया जाता हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्साइड खनिज। जैसे बॉक्साइट, जैसे में इसमें बॉक्साइट आता है Al2O3.2H2O, ये जो सूत्र है ये बॉक्साइट का सूत्र है। अब इसमें देखिए ऑक्साइड में हमने बताया ऑक्सीजन आ गया, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। इसके बाद हेमेटाइट आता है, हेमेटाइट में आता है Fe2O3, इसमें भी देखो ऑक्सीजन आ गया, तो यह भी ऑक्साइड खनिज हो गया। इसके बाद है सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब सल्फ़र आ जाएगा, जिसके अंदर सल्फ़र आ जाए, मतलब ऐसा अयस्क जिसके अंदर सल्फ़र होता है, सल्फाइड होते हैं, उसे हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, अब यहाँ देखिए सल्फ़र आ गया, तो इसको देखते ही आप बता दोगे कि यह सल्फाइड अयस्क है क्योंकि इसमें सल्फ़र है, इसका नाम है कॉपर पायराइड। उसी तरह से आपका है सिल्वर ग्लांस Ag2S, सिल्वर ग्लांस इसका नाम है, यहाँ भी सल्फ़र आ गया, मतलब यह भी सल्फाइड अयस्क हो गया। फिर कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट का मतलब, कार्बोनेट का संकेत क्या होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3 आ जाए तो उसे हम कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। अगर पहचानना होगा तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि उसमें CO3 है कि नहीं। जैसे में मैलेकाइट, मैलेकाइट का जो सूत्र होता है CuCO3.CuOH का ट्वाइस, CuOH का ट्वाइस, ठीक है, इसका जो नाम है वह है मैलेकाइट। तो इसमें देखिए कार्बोनेट आ गया, तो ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। इसके बाद है क्लोराइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क में क्या होता है कि जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, उसे क्लोराइड अयस्क कहते हैं। जैसे कि हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर AgCl, ठीक है, तो ये हार्न सिल्वर, इसमें क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड, फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोराइड अयस्क। इस तरह से आपका अयस्क के प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अधात्री या मैट्रिक्स क्या होते हैं। अधात्री और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब अशुद्धि, यानी अयस्क में जो अशुद्धि मिली होती है उसे हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसके बाद आपका है धातु कर्म, अगला टॉपिक हमारा आता है धातु कर्म। धातु कर्म, धातु कर्म में कई स्टेप है। धातु कर्म का मतलब धातु के लिए जो क्रिया किया जाता है, धातु के लिए क्या क्रिया किया जाएगा, अयस्क में, अयस्क से धातुओं को निकालना। तो धातु कर्म के बारे में हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे, क्या होता है धातु के लिए जो क्रिया किया जाता है उसी को धातु कर्म कहते हैं, और इसके स्टैंडर्ड जो परिभाषा हैं और इसमें जो स्टेप है अगले क्लास में मिलेंगे तो बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।